आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय शो। प्लीज़ कीप वाचिंग। पूरी दुनिया में हमारा शो देखा जाता है, तो पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, जिन जिन कंट्रीज़ में ये प्रोग्राम देखा जाता है, आप सबका शुक्रिया। थैंक यू एंड कीप वाचिंग। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कराची में होने वाले बम धमाके की खबर से। कहा जा रहा है कि कल रात को जो 10:30-11 के करीब ये धमाका हुआ है, इसमें एक शख्स की मौत हुई है और 13 लोग ज़ख्मी हुए हैं। और ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वहाँ पर एक कोस्ट गार्ड्स की गाड़ी खड़ी थी, तो हो सकता है कि ये हमला उस गाड़ी पर किया गया हो, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए कि जहाँ पर जब हमला होता है तो पता ही चलता है कि जो ये बम धमाका हुआ ये किसी सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ी पे था, ये पुलिस वालों की गाड़ी पे था। ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में तो हम ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखते हैं कि जब भी किसी जगह पर ऐसा कुछ होता है तो पता ही चलता है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनके ऊपर ही हमला था या उनकी गाड़ी पर था। तो शक जाहिर किया जा रहा है। वैसे तो पुलिस की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि नहीं, हमें अभी तक जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, इन्वेस्टिगेशन जो हुई अभी तक। अब हम अगर ये कहें कि शुक्र है कि ज़्यादा जानें ज़ाया नहीं हुई, तो वो जो एक जान गई है वो भी बिल्कुल वैसी ही अहम थी उसके उनके घर वालों के लिए, जहाँ पर जो है इस वक्त मातम बिछा होगा। तो फिर ज़ख्मी भी जो लोग हुए हैं, तो सोचने की बात ये कि एक तरफ हम इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजरे हैं, तो दूसरी तरफ साथ ही दहशतगर्दी के वाक़यात में ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो इसको रोकने की ज़रूरत है। इसलिए भी है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि बहुत सारे लोग मुझसे बार बार ये पूछते रहे कि आप ये बताइए कि जो ये खुड्डे लाइन होता है ये क्या होता है। मामला बड़ा बढ़ चुका है कि इतने दिनों से जनरल बाजवा का नाम ले लेकर, कई और जर्नलों के नाम ले लेकर और जजेस के नाम ले लेकर, फिर उनके प्ले कार्ड्स उठा के, तस्वीरें उठा के प्रोटेस्ट भी हुए, और इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी काफ़ी दिनों से कैंपेन चल रही है। लेकिन हमने ये नहीं देखा आज तक कि DGISPR ने, जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने आकर टेलीविज़न चैनल्स पर आकर इसके लिए कंडेम किया हो। तो इस मरतबा ये हुआ है, तो लग रहा है कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी, और इतने दिनों से जो बड़ी एग्रेसिव कैंपेन चल रही थी उसके ऊपर ऐसा रिएक्शन नहीं आया जितना इसके ऊपर आया। ठीक है, वैसे तो सियासतदानों को तो पता नहीं क्या क्या कुछ कह दिया जाता है, लेकिन मैं आपको इस वक्त अब ये बता रही हूँ कि खुड्डे लाइन का मतलब ये होता है, ये जो रेल की पटरी होती है, तो रेल की पटरी जहाँ से गुजरती है मेन लाइन, वहाँ से थोड़ा सा दूर एक और रेल की पटरी बनाई जाती है छोटी, और उसके साथ जो है वो मेन लाइन से उससे मुंसलिक होती है। और वहाँ पर वो वाले डब्बे और वो वाले इंजन जो कि बेकार हो चुके होते हैं, नाकारा हो चुके होते हैं, चल चल की उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी होती है, यूज़लेस हो चुके होते हैं, तो वो रेल के डब्बे और इंजन वहाँ पर खड़े कर दिए जाते हैं। तो वो कुछ दूर जो एक और रेल की पटरी बनाई जाती है, जो कि सिर्फ उससे ये काम लिया जाता है कि वहाँ पे फालतू सामान, डब्बे रेल के और इंजन खड़े कर दिए जाएं, उसको कहते हैं खुड्डे लाइन। तो ये कहा जाता है कि लफ्ज़ वहाँ से स्टार्ट हुआ है। वैसे इसका मतलब वही लिया जाता है इस्तेमाल में कि किसी आदमी को ऐसी जगह पर भेज देना जहाँ पर वो बिल्कुल फारिग बैठा रहे, उसके पास कुछ करने को ना हो, यानी किनारे लग जाए, वो नुकड़े लग जाए, वो जो हम कहते हैं। जी, लंदन से पहले जो खबर है बहुत बड़ी, वो मैं आपको बताई देती हूँ। लंदन से खबर ये है कि अब वहाँ पर ये फ़ैसला किया गया है कि नवाज़ शरीफ की नाअहली के ख़िलाफ़ केस दायर किया जाएगा। यानी नवाज़ शरीफ जो कि डिसक्वालीफाई हुए, नाअहल हुए, उनको सज़ा हुई, फिर उसके बाद जेलें काटी, फिर उसके बाद बाहर चले गए, अब वो वतन वापस आएंगे और उनकी नाअहली के ख़िलाफ़ कि इनको जो डिसक्वालीफाई किया गया है वो गलत किया गया है, और फिर ये भी सारा कुछ सामने आएगा कि किसने करवाया, इसके पीछे क्या क्या कुछ था, कौन कौन शामिल था, ये सब कुछ होगा और उनको डिसक्वालीफाई से दोबारा क्वालीफाई किया जाएगा। अच्छा, इसके पीछे हम ये समझ सकते हैं, मैं ये समझ रही हूँ, ये मेरा तज्जिया है, कोई और समझे या ना समझे, कि अभी एक केस का फ़ैसला हुआ है जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये कहा कि ये बड़ा सख्त है सज़ा, कि वो जो मुनरिफ अरकान थे पीटीआई ने जो केस दायर किया था कि इनको डिसक्वालीफाई किया जाए लाइफ टाइम के लिए, तो उन्होंने कहा था कि डिसक्वालीफाई नहीं किया जा सकता, बड़ी सख्त सज़ा है ये। तो वो भी एक प्रेसिडेंट अब कायम हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को उसी वक्त ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि अब जितने लोग, उसमें जहांगीर तरीन भी हैं, नवाज़ शरीफ हैं, तो जितने लोग भी ऐसे हैं जो कि डिसक्वालीफाई हुए हैं, वो केसेस अपने दायर कर सकते हैं और हो सकता है कि वो क्वालिफाई हो। जैसे कहा कि फवाद चौधरी साहब ने बड़े अहम 3 पॉइंट्स पर गुफ्तगू अमूर है, उनमें सबसे अहम कश्मीर में को इग्नोर करके, कश्मीर को नज़रअंदाज करके, जिस तरह से भारत के साथ तजारत शुरू करने का, ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट करने का जो फैसला किया है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। इमरान खान ये कह चुके हैं
जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत वो इक़दाम वापस नहीं लेती जो कश्मीर में किए गए, उस वक्त तक कोई तजारत और मुज़ाकरात बहाल नहीं हो सकते। और हम यही जोर देते हैं कि इसके ऊपर मामला जो है वो तय होने चाहिए, और उसके बगैर वो जब तक मोदी अपने इक़दाम वापस नहीं लेता, किसी किस्म की कोई बातचीत का या तजारत का जो मामला है वो हिंदुस्तान से नहीं हो सकता। इसके साथ हमें इसके ऊपर भी तशवीश है जो सोशल मीडिया में आज रिपोर्ट्स आई कि इजराइल के साथ कोई वफद जो है जिसमें कोई पाकिस्तानी भी शामिल है वो वहाँ पे पहुँचा है। ये भी बहुत एक मैं समझता हूँ कि ऐसी बात है जो पाकिस्तानियों को मंजूर नहीं है इजराइल के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात रखें। इमरान खान जो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई है और मरियम नवाज को रेंजर्स की सिक्योरिटी दी जा रही है। ये कहा कि वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत भारत से तिजारत कायम करना चाहती है, तिजारत शुरू करना चाहती है, ताल्लुकात दोबारा बनाना चाहती है। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस शुरू हो सकते हैं क्योंकि ये हुकूमत ऐसा करने जा रही है। ख़ासतौर पर उन्होंने बिलावल भुट्टो के हवाले से उनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो का एक अलग ही एजेंडा है, वो इस मुल्क को कहाँ पर ले जाना चाहते हैं और उससे नज़र आ रहा है कि वो इंडिया से ताल्लुकात शुरू करना चाहते हैं क्योंकि जो ट्रेड मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया वो इसी वजह से किया गया है। इस इकॉनमी की सिचुएशन में से निकलने के लिए अगर हमें कोई मदद कर सकता है इस वक्त तो वो भारत भी है, इंडिया भी है। जो नेबर होते हैं, नेबर्स को ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दुश्मनी समझा जाए। अगर हालात ऐसी हों तो उनसे रिक्वेस्ट भी की जा सकती है कि जनाब ये सूरत हाल है तो आप क्या मदद कर सकते हैं हमारी। तो ये इसलिए अच्छा होगा कि शायद हम अपनी जनरेशन्स के लिए अच्छा इसलिए कर जाएंगे कि कोई जंग वगैरह नहीं होगी। और जहाँ तक कश्मीर का मामला है तो पीटीआई ने कश्मीर के मामले पर क्या किया वो उसको तो मरियम नवाज़ बड़े अच्छे से बयान कर देती हैं। वो जो कहती हैं कि ये तो सौदा ही इन्होंने किया, इसकी वजह ये कि उसी दौर में वो हुआ, लेकिन वो 20 मिनट खड़े होते थे हर फ्राइडे को, उसके बाद वो भी ख़त्म हो गया। चंद दिन की बात थी फिर वो भी ख़त्म हो गया। आपने भी तो कोई स्टैंड नहीं लिया और जो आपने तिजारत शुरू नहीं की उसकी वजह ये थी कि आप समझते थे कि जो ये इलेक्शंस हैं वो आएंगे तो फिर आपने आवाम में जाना है और आवाम को तो आप भर चुके हैं इस चीज़ से कि कुछ भी हो जाए वहाँ से हमें कोई ताल्लुक़ नहीं रख सकते, इस किस्म का जो नैरेटिव है। तो अगर पीपल्स पार्टी या PMLN ऐसा कुछ सोच रही है तो हम तो पहले ही इस चीज़ को एंडोर्स करते हैं और हम पहले ही कह चुके हैं कि तिजारत ज़रूर शुरू होनी चाहिए। इसकी वजह ये कि ट्रेड है वो पाकिस्तान के मफाद में है, इसलिए इसको तो अगर स्टार्ट किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। दूसरी तरफ एक और बात उन्होंने ये कही कि मरियम नवाज़ को सिक्योरिटी रेंजर्स की दी जा रही है। अब इसमें एक बात तो ये है कि मरियम नवाज़ को तो सिक्योरिटी उस वक्त मिलनी चाहिए थी जब वो अपने बाप की जंग लड़ रही थी और वो अकेली खड़े होके बहुत बड़े बड़े जलसे कर रही थी पूरे मुल्क में कहाँ कहाँ जाके, और फिर वो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी इस्टेब्लिशमेंट पर। उन्होंने जो तनकीद की है उस वक्त असल में उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। अब भी क्योंकि अब उनकी हुकूमत भी आ चुकी है, एक तो ये, दूसरा ये कि वो बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो किसी ना किसी उसमें आपको नज़र आएंगी तो ऑटोमेटिकली उनको सिक्योरिटी मिलेगी। और फिर ये भी कि उनको जो हालात है उसके पेश नज़र जो पॉलिटिशियन से उनको ख़तरा है सिक्योरिटी देनी चाहिए। लेकिन हाँ, मैं फवाद चौधरी की इस बात को एंडोर्स करती हूँ कि इमरान खान से सिक्योरिटी क्यों ली गई है। इमरान खान से अगर सिक्योरिटी वापस ले ली गई है तो उनको सिक्योरिटी ज़रूर देनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि इमरान खान को भी काफ़ी ख़तरात हैं और उनके बारे में ये वाली काफ़ी ख़बरें भी आ चुकी हैं। और फिर जिस तरीके से वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कर रहे हैं जलसे, तो इससे तो वो नहीं रोकेंगे, लेकिन उनको प्रॉपर सिक्योरिटी। एक और सबसे बड़ी बात ये कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है तो उनके ये डेजिग्नेशन ये डिमांड करता है कि उनको प्रॉपर सिक्योरिटी रेंजर्स दिए जाएं जो कि उनका हक़ है, जो उनका बनता है। ना ज़्यादा दें ना कम दें, लेकिन उतनी दें जितना कि उनको ज़रूरत है या जितना उनका डेजिग्नेशन डिमांड करता है। अच्छा जी, अब इसराइल की बात कर लीजिए। अब इसराइल के हवाले से ये हुआ है कि ये कहा जा रहा है कि एक साहब हैं जो कि इसराइल पहुँचे हुए हैं पाकिस्तान के। अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो इसराइल जाने के लिए वैलिड नहीं है, यानी आप कहीं भी जा सकते पूरी दुनिया में, लेकिन अगर आप इसराइल जाना चाहेंगे तो वहाँ पर आप नहीं जा सकते क्योंकि पासपोर्ट पे आपके ये लिखा हुआ है कि इस जगह के अलावा आप पूरी दुनिया में सफ़र कर सकते हैं, वो है इसराइल। तो वहाँ पर हमारे एक एंकर पर्सन हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सनस हैं जो कि PTV पर आजकल हैं, इसके अलावा न्यू पर और कुछ और TV चैनल्स पर काम कर चुके हैं, यानी कि एंकरिंग कर चुके हैं और लिखते भी हैं। तो वो पहुँचे हुए हैं इसराइल। अब उनकी एक तस्वीर भी आ गई है इस हवाले से। अब वो किस तरह गए हैं
वो एक डेलीगेशन में है, उस डेलीगेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या वो उस रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरते थे, क्या उनको जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, हर एक अपनी पसंद और नापसंद बताएगा। मेरे नज़दीक वो जाना चाहते थे, वो चले गए, वो उनको हुकूमत ने तो भेजा नहीं। अगर उनको गवर्नमेंट ने भेजा है तो ज़रूर आप एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको गवर्नमेंट ने नहीं भेजा तो फिर तो एतराज़ की कोई वजह नहीं बनती। हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि ये तो अलाउ नहीं है पाकिस्तान में कि आप वहाँ पर जाएँ, तो इसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि अगर अलाउ नहीं है और कोई बंदा ऐसा कर ले तो उसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि यही देख सकते हैं ना। लेकिन आप किसी की ख्वाहिशात पे वो नहीं कर सकते। यानी अगर किसी के पास ये एक्सेस है और वो और मैं आपको एक और बात बताऊं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं। एक तरफ हम सऊदी अरेबिया से दोस्ती का भरम भरते हैं, हम कहते हैं जनाब क्या बात है, हम वहाँ से 3 बिलियन डॉलर्स कर्ज लेते हैं, वहाँ से हम तेल लेते हैं, वहाँ पे हम बार बार जाते हैं, उसको मुस्लिम उम्मा का हम सिंबल कहते हैं सऊदी अरेबिया को, और फिर उसके बाद हम तैयब उर्दवान के गुण गाते हैं, हम उनको मुस्लिम उम्मा का सिंबल कहते हैं, हम कहते हैं ये तो हमारे भाई हैं और बरादराना ताल्लुकात हैं, हम मतलब ये कि गिरे पड़े जा रहे होते हैं उनके ऊपर मोहब्बत से, कुर्बान हुए जा रहे होते हैं, कहना चाहिए। तो उन्होंने तो इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लिए। यूएई जो हैं आपके मुस्लिम ब्रदर्स हैं, उन्होंने इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लिए। तो हम क्या कौन से 7वें आसमान से उतरे हैं? वो भी तो मुसलमान हैं, उनकी मुसलमानी ख़त्म हो गई। यानी उन्होंने अगर इसराइल से ताल्लुकात कायम किए हैं तो उनकी मुसलमानी ख़त्म हो गई, लेकिन हम 7वें आसमान से सबसे ज़्यादा अहम मुसलमान हैं, हमें कुछ हो जाएगा अगर हम इसराइल से रिलेशंस कायम करेंगे। दिस इज़ अनबिलीवेबल। यानी ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको मैं क्या कहूँ, हम क्या समझते हैं अपने आप को। दूसरी इसमें एक और एंगल है, आप ना करें। अगर आपकी इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा है, आपकी ट्रेड को फ़ायदा हो रहा है, आपकी एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा हो रहा है, आप उनसे बहुत फ़ायदा उठा रहे हो और आपकी नेशन ऊपर जा रही है, आप तरक्की कर रहे हैं, आपके लोगों को उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो आप क्यों नहीं ताल्लुक़ कायम करेंगे? इसके बावजूद इस चीज़ पे बहस की जा रही है। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मुझे तो हैरत हो रही है इस दौर में, इस इरा में, और ये जो हालात हैं हमारे, इन हालात में हम बहस क्या कर रहे हैं कि कोई बंदा अगर इसराइल गया तो वो क्यों गया है, पकड़ लो उसको। और नए अमेरिकन एम्बेसडर जो हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तान, और वो 23 मई को पहुंचेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और उनका नाम है डोनाल्ड ब्लूम। और डोनाल्ड ब्लूम जो हैं ये मतलब 4 साल बाद अमरीकी सफ़ीर अब पाकिस्तान में उनकी अपॉइंटमेंट हो रही है। सिफारती ज़राए का कहना है कि 4 साल बाद अमरीकी सफ़ीर इस्लामाबाद में उनकी अपॉइंटमेंट हो रही है। सितंबर 2018 में अमेरिका ने एक नाज़िमुल उमूर पॉल जॉन्स को अपॉइंट किया था। पॉल जॉन्स की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद एंजेला एंगलर बतौर नाज़िमुल उमूर मुकर्रर हुई थी। मतलब, लेकिन अब सफ़ीर आ रहे हैं जो कहा जा रहा है कि 4 साल के बाद आ रहे हैं। तो देखिए अब ये वाली हुकूमत आई है, इमरान खान की हुकूमत में तो वो डर रहे होंगे वहाँ पे किसी को भेजते हुए, और कोई यहाँ पर आते हुए, बल्कि जिसका भी नाम आ रहा होगा वो कह रहे होंगे हमें आप कहाँ पर भेज रहे हैं, शेर की कछार में। वो तो अब देखते हैं कि क्या होता है। और जो बिलावल भुट्टो है वो भी अमेरिका जा रहे हैं, तो ताल्लुकात लग रहा है कि बहुत बेहतरीन होने जा रहे हैं, इंडिया से भी और अमेरिका से भी। आखिरी खबर जो है वो ये, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को $2.5 अरब एडिशनल सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात हुई है। इसकी आयशा गौस पाशा वज़ीर मुमलिकत जो हैं फाइनेंस की और कंट्री डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनके मुताबिक पाकिस्तान को $2.5 बिलियन एडिशनल सपोर्ट दी जाएगी, और ये सपोर्ट फ़िस्कल ईयर 2023 के लिए प्रोवाइड की जाएगी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को कैलेंडर साल में तकरीबन 1.5 से $2 अरब फंडिंग देगा। ये एक बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन इसके ऊपर हम तफसीली बात भी करेंगे किसी से। लीजिए इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।